हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे कोस्टल लैंडफॉर्म्स के बारे में। तटीय भागों में समुद्र अन्नाछादन का एक अत्यंत शक्तिशाली कारक है। लहरों, धाराओं और ज्वार भाटा तथा सुनामी के माध्यम से समुद्री जल अपने तटों को निरंतर काटता और बनाता रहता है। समुद्री तटों के इस कटाव और जमाव के परिणाम स्वरूप अनेक प्रकार की स्थलाकृतियों का जन्म होता है। समुद्री तरंगों के अपर्दन द्वारा निर्मित तटीय स्थलाकृतियाँ। समुद्री भृगु। एकदम खड़े समुद्री तट को भृगु कहा जाता है। चट्टान का दीवार की तरह खड़ा सीधा भाग भृगु कहलाता है। समुद्री तरंगों के लगातार प्रहार से भृगु स्थल की ओर पीछे हटते रहते हैं। भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर की ओर मुंह किए खड़े अनेक विशालकाय भृगु देखने को मिलते हैं। वेव कट प्लेटफॉर्म। तरंग घर्षित वेदी। भृगु के बार बार पीछे हटने से उत्पन्न शैल मलबे को ज्वारीय तरंगे भृगु के सामने जमा करती रहती हैं। इससे जल के अंदर एक अपेक्षाकृत समतल मैदान का निर्माण हो जाता है, जिसे तरंग घर्षित वेदी कहते हैं। खाड़ी तथा उच्च आंतरिक। जब कभी कोमल और कठोर चट्टानों के लंबवत स्तर एक दूसरे के सहारे एकांतर क्रम में समुद्र की ओर मुंह किए हुए बिछे होते हैं, तो समुद्र की लहरें अपने प्रहारों से कोमल शैलों को अधिक और कठोर शैलों को कम घिस पाती हैं। फलस्वरूप कोमल शैलों में खाड़ियाँ विकसित हो जाती हैं। कठोर शैल स्तर उच्च आंतरिपों के रूप में समुद्र के आगे निकले रह जाते हैं। अंडाकार कटान या लघु निवेशिका को कई बार तट के समानांतर क्रमशः कठोर और कोमल शैलों की परतें स्थित होती हैं। ऐसी दशा में समुद्री तरंगे समुद्र के सामने पड़ने वाली कठोर चट्टानों की संधियों से भीतर घुसकर पीछे की कोमल चट्टानों को अपर्दन द्वारा खोखला कर देती हैं। इस प्रकार कोमल शैलों में निर्मित अंडाकार आकृति को लघु निवेशिका कहा जाता है। समुद्री गुफाएं, सी केव्स। जिन तटीय चट्टानों में जोड़, दरारें और कोमल चट्टानों के संस्तर मौजूद रहते हैं, वहाँ तरंगों द्वारा विभेदी अपर्दन के कारण समुद्री गुफाओं का निर्माण होता है। ये गुफाएं स्थायी नहीं होती, क्योंकि तरंगों की काट छाट से इनका रूप हमेशा बदलता रहता है। समुद्री मेहराब या प्राकृतिक पुल। तट से समुद्र की ओर काफी आगे तक बढ़ी हुई चट्टान पर जब दो विपरीत दिशाओं से गुफाएं बनने लगती हैं, तो एक समय पर ये गुफाएं पीछे से आपस में मिल जाती हैं। इससे चट्टान के आर पार एक विशाल छिद्र बनता है, जिसके आर पार जल बहने लगता है। इसे समुद्री मेहराब या प्राकृतिक पुल कहा जाता है। स्टैक। जब समुद्री मेहराब की छत गिर पड़ती है, तो चट्टान का अगला भाग समुद्र में एक स्तंभ के रूप में खड़ा दिखाई पड़ता है। इसे स्टैक कहते हैं। स्टंप। जब स्टैक का ऊपरी भाग तरंगों के घर्षण द्वारा नीचा कर दिया जाता है, तो नीचा हुआ शेष भाग स्टंप कहलाता है। वात छिद्र, ब्लो होल्स। तरंगों द्वारा गुफाओं पर प्रहार करने से उनका मुंह जल द्वारा बंद हो जाता है। इन द्वारों के बंद होने से कंदराओं के अंदर भरी हुई वायु बाहर निकलने के लिए कंदराओं की छतों पर छिद्र कर देती है। इस तरह से बने छिद्र को वात छिद्र या ग्लाउक कहा जाता है। लहरों द्वारा धकेली हुई हवा इस छिद्र से फुहार को बाहर फेंकती हुई सीटी सी आवाज के साथ बाहर निकलती है। निवेशिका या जियो। तरंगों के जलीय दाब के कारण जब कभी कंदरा की छत का कुछ भाग टूट जाता है, तो संकरी तथा छोटी खाड़ी का निर्माण होता है, जिसे निवेशिका कहा जाता है। स्कॉटलैंड में इसे जियो कहते हैं। समुद्री तरंगों का परिवहन कार्य। नदियों और अन्य साधनों द्वारा तटों पर जो पदार्थ जमा किया जाता है तथा जो शैल मलबा समुद्री अपर्दन से प्राप्त होता है, वह सारा लहरों, धाराओं और ज्वार भाटे द्वारा परिवहित होता रहता है। तटों पर शैल चूर्ण का परिवहन दो प्रकार से होता है। फर्स्ट है अपतटीय वहन। जब समुद्र से तट की ओर लहरें सीधी पहुंचती हैं, तो अपर्दित सामग्री का तट से दूर समुद्र की ओर परिवहन होता है। फिर यह सारा पदार्थ अध प्रवाह के साथ फिर से गहरे समुद्र में चला जाता है। सेकंड है विलांचली वहन। जब लहरें तट पर तिरछी होकर पहुंचती हैं, तो तट के ऊपर पदार्थों का वहन तट के साथ साथ एक जगह से दूसरी जगह को होता है। समुद्री तरंगों के निक्षेपण द्वारा निर्मित तटीय स्थलाकृतियाँ। बीच, पुलीन। निम्न ज्वार और तट रेखा के बीच बालू, बजरी तथा गोलाश्म के अस्थायी निक्षेप को पुलीन कहा जाता है। भारत में गोवा का कोलवा बीच,
मुंबई का जुहू बीच और चेन्नई का मरीना बीच कुलीनों के प्रसिद्ध उदाहरण हैं। स्पिट भूजीवा तट के सहारे मलबे का निक्षेप एक ऐसी कटक के रूप में होता है जिसका एक सिरा तट से जुड़ा होता है व दूसरा सिरा रोधिका के रूप में समुद्र की ओर निकला रहता है, जिसे भूजीवा या स्पिट कहा जाता है। रोधिका तथा रोध बार्स एंड बैरियर्स। जब तरंगे और धाराएं अवसादों को तटों के साथ साथ उनके समानांतर तली पर बिछाकर एक पतले लंबे बांध का निर्माण करती हैं तो उसे रोधिका कहा जाता है। रोध तथा रोधिका में फर्क यह होता है कि रोधिका या तो जल के नीचे रहती है या उच्च ज्वार के समय अवश्य डूब जाती है, जबकि रोध ऊंचा होने के कारण हमेशा जल से ऊपर रहता है। लैगून कई बार एक बालू भीति समुद्र के एक छोटे से भाग को मुख्य समुद्र से अलग कर देती है। ऐसी आंशिक रूप से रोधिका द्वारा घिरी हुई खारे पानी की झील को लैगून कहा जाता है। लैगून का संबंध एक संकीर्ण मार्ग द्वारा समुद्र से बना रहता है। भारत के पूर्व में उड़ीसा तट पर चिल्का झील तथा तमिलनाडु तट पर पुलिकट झील लैगून झीलों के ही उदाहरण हैं। हुक समुद्र की ओर बढ़ती स्पिट का मोड़ खा जाना हुक कहलाता है। जब स्पिट का एक सिरा तरंगों के निक्षेप द्वारा समुद्र की ओर बढ़ता जाता है, तब दूसरी तरंगें स्पिट को अपने बल द्वारा मोड़कर उसकी दिशा बदलने का प्रयास करती हैं। मोड़ने वाली धाराएं जब अधिक प्रबल हो जाती हैं तो स्पिट का अगला भाग तट की ओर मुड़कर हुक की शक्ल ले लेता है। जब इस क्रिया की पुनरावृत्ति से स्पिट में कई हुक बन जाते हैं तो उसे मिश्रित हुक कहा जाता है। टोम्बोलो जब कभी लहरों द्वारा निरंतर निक्षेप के कारण रोधिका का विस्तार इतना अधिक हो जाता है कि वह दो शीर्ष स्थलों या दो द्वीपों या दो अंतरीपों को जोड़ देती है या किसी द्वीप का संबंध तट से कर देती है तो उसे टोम्बोलो कहते हैं।